हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके दिन की शुरुआत आज बहुत ही बेहतर ढंग से हो रही होगी। आज 25 जुलाई है और आपके सामने मैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को विद उनके क्वेश्चन के लेकर उपस्थित हूं। साथ में हम साझा करेंगे, एक बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथ में स्टैटिक जीके को भी आज के हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। टारगेट है 20 से 22 मिनट में आप तक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को पहुंचाना और आपके समय की बचत को ध्यान में रखते हुए आपकी सेल्फ स्टडी के लिए आपको अधिक से अधिक समय प्रोवाइड करना। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास डेली आपको 7 बजे मिलेगी और धीरे धीरे हम और भी क्लासेस आपके भविष्य निर्माण के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए चालू कर रहे हैं। तो बहुत बुलंद तरीके से अपनी आंखों को खोल लीजिए। अगर नहाए नहीं है तो मुंह धो करके बैठ जाइए, साथ में चाय भी रख सकते हैं, पर चाय से भी ज्यादा जरूरी जो चीज है वो आपके पास कॉपी पेन का होना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कौन से दिन के करंट अफेयर से कौन सा क्वेश्चन पेपर में टपक जाए और वही क्वेश्चन आपके सफल होने और न होने के बीच में निर्धारण कर सके, उसके अंतर को क्रिएट कर सके। तो बिना देरी किए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहां पर, जी एक मिनट, ये रहा यहां पर पेन, और रेड पेन लेते हैं यहां पर हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023, है ना। हॉकी की जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है 2023, उसका शुभंकर है ना। शुभंकर क्या होता है? मैस्कॉट कहते हैं ना। क्या कहते हैं? मैस्कॉट कहते हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि उसका प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे किसी भी गेम में होता है अपना। तो हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जो है उसका नाम है बोमन। कौन है? बोमन। इसका चेन्नई में अनावरण किया गया। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, इसके शुभंकर का जो लोकार्पण हुआ वह हुआ तमिलनाडु के जो खेल विकास मंत्री हैं। कौन? आपके उदयनिधि स्टालिन। कौन है? स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन इन्होंने किया। और ये बोमन कौन है? एक्चुअली में बोमन एक व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, और इनकी जो पत्नी है साथ में, उनका नाम है बेली। उनका नाम था बेली। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो था आपका, है ना, ये आप यहां पे नोट करते जाइए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, है ना, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। उसमें क्या है, हाथी जो थे, अनाथ हाथी जो थे, उनकी देखभाल की थी और उन्हीं को सम्मान देने के लिए चेन्नई के मेयर राधा कृष्णा हॉकी स्टेडियम में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर के रूप में बोमन का अनावरण किया गया। तो ये आपको याद रखना है मोटा मोटा कि भाई हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो बोमन है। बोमन कौन है? बोमन एक व्यक्ति है, जो एक कपल था, बोमन और बेली। इन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथियों की देखभाल करी थी। ठीक है। अभी क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और जापान एक समझौते पर साइन किए हैं दोनों लोगों ने मिलकर के, दोनों देशों ने मिलकर के। और एक्चुअली में क्या है, सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर तकनीक जो होती है, तो उस सेमीकंडक्टर तकनीक के लिए दोनों देश आपस में सहमत हुए। अब इस सेमीकंडक्टर तकनीक के लिए जो आपस में सहमति बनी है, उसका प्रमुख कारण क्या है, मतलब क्या आधार है? तो सेमीकंडक्टर जो है उनका जो प्रयोग किया जाएगा या जिस क्षेत्र में उनको काम में लाया जाएगा, वो है आपके डिजाइन्स के क्षेत्र में से दोनों देश आपस में मिलकर सेमीकंडक्टर को, और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब यहाँ पे मत समझ लेना कि वो जंगल वाला पारिस्थितिकी तंत्र हुआ, है ना, जिसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एक एनवायरमेंट के तौर पर भी किया जाता है, एक माहौल के तौर पर। कि सेमीकंडक्टर एनवायरनमेंट को विकसित करने पर भारत और जापान ने समझौता किया है, जिसमें डिजाइन्स पे काम होगा, विनिर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में काम होगा। ठीक है। और क्या होगा? उपकरण अनुसंधान, जो उपकरण बनेंगे आपके, उनका रिसर्च से संबंधित चीजों के पे काम करा जाएगा। और साथ में प्रतिभा यानी कि स्किल्स पे काम किया जाएगा। इंडिया के पास लगभग 50 डिजाइन अभी सेमीकंडक्टर के संबंध में है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि भारत और जापान किस चीज पर
आपसी रूप से सहमत हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर के विकास के लिए आपसी रूप से दोनों के दोनों देश सहमत हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा संस्कृति मंत्रालय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय ने क्या काम किया है? कलाकारों की सुविधा के लिए जो भी आर्टिस्ट हैं, है ना, और जिनकी आयु 60 साल या ज्यादा है, 60 साल या उससे ज्यादा है, 60 साल है या उससे ज्यादा है, और जिनकी मंथली इनकम, जिनकी ईयरली इनकम, वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, 48,000 रुपए से कम है जिनकी वार्षिक आय, ऐसे लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने केनरा बैंक के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि जो इस तरह के कलाकार होंगे जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है और उनकी वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपए से कम है, तो ऐसे लोगों को 3 महीने के बेस पर कुछ ना कुछ मदद प्रोवाइड कराया जाए, कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराया जाए। अगला हमारा पॉइंट है भारतीय फुटबॉल टीम, है ना, भारतीय फुटबॉल टीम और स्पेशली भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की जो फीफा में रैंकिंग है ना, वो 99वें स्थान पर आ गई है। पहले 2018 से लेकर अब तक, है ना, 2022 तक ये स्थान लगातार 100वां बना हुआ था। बट अभी क्या हुआ है, भारत की पुरुष फुटबॉल टीम की जो फीफा रैंकिंग है वो एक स्थान चढ़ के, एक स्थान बढ़ के अब 99वें स्थान पर आ गई है, और पिछले 5 वर्षों में ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग में। अगला पॉइंट है हमारा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इनके बारे में एक पॉइंट आज भी आया है कि नवीन पटनायक का जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल है वो 23 वर्ष और लगभग 135 दिन के आसपास पहुंच गया है। तो एक बहुत लंबा कार्यकाल है सेवा करने के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर। और एक्चुअली में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उनके काम भी काबिले तारीफ हैं। आप उनके काम को देख सकते हैं कितनी बेहतर तरीके से वो अपने राज्य की और राज्यवासियों की देखभाल करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खड़ग नदी, है ना, एक नदी है खड़ग नदी, उसके बेसिन के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, और इस परियोजना में 126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 126 करोड़ रुपए की मंजूरी दी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और इस योजना से, देखो कोई भी परियोजना बनती है, परियोजना बनने का मतलब बांध से है, एक तरह से बांध बना, चेक डैम बना, चेक डैम तो छोटा हो गया, बांध बना, डैम बना, जिससे मतलब क्षेत्र के जो स्थान है या जिले हैं उनको लाभ मिलता है। कौन कौन से जिलों को? तो 3 जिलों को इससे लाभ होने वाला है। कितनों को? 3 जिलों को इससे लाभ होने वाला है। और 3 जिलों को लाभ होगा, वो 3 जिले कौन कौन से हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। बौद्ध है, कौन सा है? बौद्ध है, आपका कंधमाल है, कंधमाल जिला है, कंधमाल जिला है, और साथ में आपका बलांगीर ये। तो बौद्ध, कंधमाल और बलांगीर, ये 3 जिले इस खड़ग नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे और उनको सब सुविधाएं यहाँ से, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति इत्यादि सब मिलेगी। तो नवीन पटनायक ने क्या किया है, आपके खड़ग नदी बेसिन की परियोजना जो है उसको मंजूरी दी है। अगला हमारा पॉइंट है इंपोर्टेंट, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स, है ना, एज द व्हील टर्न्स, ये पुस्तक का नाम है, एज द व्हील टर्न्स। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके रामला कॉरपोरेशन के, है ना, रामला है संबंध रामला कॉरपोरेशन रामला कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, है ना। और ये जो रामला कॉरपोरेशन है ना, ये ऑटोमेटिव जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ऑटोमेटिव जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो कलपुर्जे इत्यादि होते हैं, स्पेयर पार्ट होते हैं, स्पेयर पार्ट आप समझते होंगे, स्पेयर पार्ट है वो बनाने वाली कंपनी है। तो रामला कॉरपोरेशन के सीईओ हैं कौन? रंजीत प्रताप। कौन है? रंजीत प्रताप। रंजीत प्रताप ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक लिखी है, जिसका अनावरण, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है चेन्नई में। तो एज द व्हील टर्न्स ये रंजीत प्रताप द्वारा लिखी गई है, जो रामला कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रविंद्र बंशटू, है ना। रवीन बंशटू क्या है? उनको आपकी महिला वॉलीबॉल टीम, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। एक्चुअली में इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि 19वीं, है ना, 19वीं एशियाई महिला चैंपियनशिप होने वाली है, एशियाई महिला चैंपियनशिप होने वाली है वॉलीबॉल की।
महिला चैंपियनशिप होने वाली है। और इस चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए रवीन बंशटू को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कोयला मंत्रालय ने जीईएम, जीईएम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, है ना, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, जीईएम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, है ना। तो एक पोर्टल है जीईएम जेम, है ना, पोर्टल है। इसके माध्यम से जिन जिन कंपनियों ने कोयला की खरीदारी की है उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोयला मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार को निकाला है, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो कोयला मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार प्रदान किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के माध्यम से कोयला खरीदने वाली कंपनियों को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। आप नॉर्मली भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मंडालिया, है ना, डॉक्टर मनसुख मंडालिया, डॉक्टर मनसुख मंडालिया, है ना। इन्होंने क्या किया है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। और अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप जो 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये रही आज की सारी अपडेट। अब चलते हैं अपनी आज की बुक की तरफ। एक बुक लिखी है तमाल बंदोपाध्याय ने, टी बंदोपाध्याय ने, जिसका नाम है पेंडेमोनियम, है ना, हिंदी में कहते हैं विप्लव, महान भारतीय बैंकिंग त्रासदी, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, जिसको हिंदी में कहेंगे महान भारतीय बैंकिंग त्रासदी। पर आप इंग्लिश में ही नाम याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में ही पूछा जाएगा कि द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो तमाल बंदोपाध्याय या टी बंदोपाध्याय ने लिखी है और पुस्तक का नाम पेंडेमोनियम है। अब इसमें क्या चीज है, पुस्तक पेंडेमोनियम में बताया गया है कि कितने प्रमोटरों ने ऋण के साथ इक्विटी की अदला बदली की थी, जबकि बैंकों के प्रबंधन अपने खराब ऋणों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप तथा अपनी बैलेंस शीट की रक्षा करने का एक तरीका ढूंढ रहे थे। यानी कि बैंकिंग सिस्टम में कितनी बड़ी एक त्रासदी आई, इक्विटी के मतलब जो ऋण के साथ इक्विटी की अदला बदली कर रहे थे, तो उसके संबंध में आरबीआई के हस्तक्षेप इत्यादि की बात है इसमें। तो आप मोटा मोटा इतना भी याद ना रख सको तो आप सिंपल याद रखो कि टी बंदोपाध्याय ने, तमाल बंदोपाध्याय ने द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, जिसका नाम पेंडेमोनियम है, उस पुस्तक की रचना करी है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15वां वित्त आयोग, है ना, 15वां वित्त आयोग। तो अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वह 15वां वित्त आयोग चल रहा है और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखो, दो तरह की निकाय होती हैं, दो तरह की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, यानी कि संवैधानिक निकाय होती है, एक गैर संवैधानिक निकाय होती है। तो संवैधानिक निकाय वो निकाय होती हैं जिनका जिक्र भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में दिया होता है, और गैर संवैधानिक निकाय वो होती हैं जिनका जिक्र संविधान में नहीं दिया होता परंतु सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनको अस्तित्व में लेकर के आती है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो क्या काम करता है, संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। यानी कि पूरे देश में जो भी टैक्स इकट्ठा होता है, चाहे वह सेंटर का टैक्स हो या वह राज्यों का टैक्स हो, उन टैक्सों को किस तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाना है, उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को निर्धारित करता है वित्त आयोग। और संविधान का अनुच्छेद 280 क्या करता है, वित्त आयोग का जिक्र करता है। भारत के राष्ट्रपति को 5 साल या उससे अधिक के अंतराल पर एक वित्त आयोग गठन करना आवश्यक है। यानी कि भारत में जो वित्त आयोग का गठन होता है वह अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन सन 2017 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो ये 2-4 पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे एग्जाम में 100% काम आएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आज के जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पर्सन ऑफ द डे हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर के लक्ष्मण, ठीक है। आपको वो याद रखना जरूरी नहीं है कि कब पैदा हुए और कब वो चले गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 1921 से 2015
यानी कि लगभग 94 वर्ष की दीर्घायु में इन्होंने शरीर शांत किया अपना। आर के लक्ष्मण क्या है? एक व्यंग्य चित्रकार हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि आर के लक्ष्मण कौन थे? तो एक व्यंग्य चित्रकार थे, यानी कि मजाक के लिए चित्र बनाने वाले या चित्रों के माध्यम से मजाक करने वाले। जन्म कहां पे हुआ था ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बट आप आर के लक्ष्मण है ना, आर के लक्ष्मण का पूरा नाम याद रख सकते हैं, राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, है ना। ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। उन्होंने आम आदमियों की आशाओं, जरूरतों, मुश्किलों और कमियों को एक कार्टून चित्र के जरिए बताने की कोशिश की। यानी कि वो क्या करते थे कि आम आदमी की जो आशाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, मुश्किलें हैं और कमियां हैं, उनको कार्टून के माध्यम से बताते थे, जिनका नाम था कॉमन मैन। यानी कि कॉमन मैन नाम से ये व्यंग्य चित्रकारी करते थे। पुस्तकें कौन कौन सी इन्होंने लिखी हैं? तो दी एलोक्वेंट ब्रश, द मैसेंजर, होटल रिवेरा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, टनल टू टाइम इनकी आत्मकथा है, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। लक्ष्मण कन्नड़ हास्य पत्रिका कोरवंजी में भी कार्टून लिखने का कार्य करते थे। यह पत्रिका 1942 में डॉक्टर एम शिवरम स्थापित, ये इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप ऐसे याद रख लीजिए कि कन्नड़ हास्य पत्रिका कोरवंजी में भी कार्टून बनाते थे, ठीक है। और पुरस्कार कौन कौन से इनको मिले? तो इनको पद्म भूषण मिला है, 2005 में पद्म विभूषण मिला है। डाक विभाग ने कॉमन मैन, जो अभी पता लगा कि एक आम आदमी की जरूरत, आशाओं, मुश्किलों और कमियों को ध्यान में रखते हुए चित्र बनाते थे, कार्टून बनाते थे, तो उसी पर 1988 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। 2001 में कॉमन मैन की 8 फीट की एक प्रतिमा भी लगाई गई थी। ये आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। तो आप इनका पूरा नाम याद रख लीजिए, व्यंग्य चित्रकारी याद रख लीजिए, कॉमन मैन जो ये चित्र बनाते थे, कार्टून बनाते थे, और ये पत्रिका में काम करते थे, टनल टू टाइम आत्मकथा है, ये सब चीजें आप इनकी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आज का स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में सिंपल है, पूर्व का स्कॉटलैंड, है ना। स्कॉटलैंड क्या है? आपको पता है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है ना स्कॉटलैंड, और यह है पूर्व का, यानी कि पूर्व कहां पे है? अगर आप देखो इधर, ये पूर्वोत्तर की बात हो रही है ना। पूर्वों का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो मेघालय में जो शिलोंग है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं। केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य की स्थापना हुई थी। 1956 आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग बता दीजिए। भारत की पूर्व से पश्चिम, यानी कि अगर आप यहां से देखें, है ना, ये यहां पर, ये अगर आप इस दूरी को देखें तो पूछ रहा है कि ये पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम दूरी 2933 किलोमीटर है भारत की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कलमकारी लोक कला शैली किस राज्य संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे बसा है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यदि आप ध्यान दे सकते हैं। बूंदी का त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो बूंदी राजस्थान में मनाया जाता है। और फ्रीडम एंड एग्जाइल किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा जो हैं, उनकी जो आत्मकथा है वो फ्रीडम एंड एग्जाइल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब जो हमने क्वेश्चन जो पूरे के पूरे पॉइंट्स देखे थे, उन पॉइंट्स के आधार पर ये क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के, इनको यदि आप कर लेते हैं तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये तो भाग रहा है, इसको सही करते हैं। हाल ही में चेन्नई में अनावरण की गई हॉकी एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर के रूप में किसको नामित किया गया? तो अभी हमने देखा बोमन बेली, है ना, बोमन बेली, जिन्होंने मुदुमलई टाइगर रिजर्व में हाथियों की सुरक्षा की, देखभाल की। और जो स्टालिन है तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री, उनके द्वारा ये चेन्नई के मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में इसको मतलब अनावरण किया गया। अगला है, भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस देश के साथ एमओयू पर साइन किए हैं? तो जापान के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केनरा बैंक। जो कलाकार 60 साल या उससे ऊपर हैं, जिनकी मंथली
मंथली नहीं, जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, वो लोग इस आर्थिक सहायता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक ने इस पहल को चालू किया। नवीनतम फीफा रैंकिंग 2023 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? तो 99वें स्थान पर अभी भारत की पुरुष फुटबॉल टीम आई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर एक बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो खड़ग नदी बेसिन परियोजना को 126 करोड़ रुपए की लागत के साथ में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्या करी है? सहमति प्रदान की है, उस पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक, ये आप ध्यान रखिएगा, पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 किस वैधानिक निकाय द्वारा आयोजित किया गया है? तो आपको पता है कि इसका उद्घाटन तो किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख ने, परंतु इसका आयोजन किया गया है FSSAI, है ना, FSSAI के द्वारा, जो भारत में खाद्य नियामक के ऊपर कार्य करती है। हाल ही में जारी पुस्तक एज द व्हील टर्न्स, ये किसकी पुस्तक है? तो रंजीत प्रताप की ये पुस्तक है, जो आपके रामला कॉर्पोरेशन के CEO हैं, और इसकी अनावरण चेन्नई में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र बंशटू को भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार दिया है? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा यह काम किया गया है। और साथ में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है शाहरुख खान। ठीक है, तो ये रहे आपके करंट अफेयर्स आपके आज के, और भी क्लासेस आपके लिए अब बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। पहले एक चीज को हम कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे आपकी सारी क्लासेस चल जाएंगी। बहुत सारी चीजें, राम जी की पाठशाला अब आपके साथ है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और पहली बार चैनल पर हैं या पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।